चलिए, तो स्वागत है आप सभी का। आप सभी देख चुके हैं, मैं आपको स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का सारा कुछ पढ़ा चुका हूं जो आपके 11th क्लास में है। वैसे तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग अथाह समंदर है, पर जो 11th क्लास में है वो मैं आपको पढ़ा चुका हूं स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के बारे में। आपको अभी डोपिंग के बारे में पढ़ना है। डोपिंग क्या है? देखो, डोपिंग हमारे स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में कोई नया फिनोमिना नहीं है, नया नहीं है। जब प्राचीन ओलंपिक खेल हुआ करते थे बहुत पहले, उस समय भी डोपिंग हुआ करता था। क्या? उस समय भी डोपिंग हुआ करता था। 776 बीसी के आसपास लोग ऐसी किसी चीज का प्रयोग करते थे जो कि या तो उनके शरीर का आकार बढ़ा दे, या उनके शरीर को ताकतवर बना दे, या उनके शरीर को फुर्तीला बना दे। बहुत सारी चीजें लोग सोचते थे और उसके आधार पर डोपिंग करते थे। जैसे कि जड़ी बूटियों का, औषधियों का प्रयोग करते थे ताकि वो हट्टे कट्टे तगड़े हो सकें, या फिर अपने परफॉर्मेंस सुधारने के लिए मशरूम्स का प्रयोग करते थे, ओपियम यानी अफीम का प्रयोग करते थे। दर्द मारक के भी तौर पर काम करती है ना। 10 मिनट पहले लिंक भेज दिया था, 15 मिनट तक जुड़ ही रहे हैं, फिर कहेंगे सर हम जुड़ नहीं पा रहे। ठीक है ना। फिर डोपिंग उस समय भी प्रतिबंधित था, उस समय भी डोपिंग के लिए दंड मिलता था। अगर एक खिलाड़ी को पकड़ा जाता था कि वो चीटिंग कर रहा है तो उनको खेलों से प्रतिबंधित कर दिया जाता था और उनका नाम पत्थरों पर गढ़ के लिख दिया जाता था, रास्तों पे लगा दिया जाता था, स्टेडियम के आसपास लगा दिया जाता था, ताकि लोगों को पता चल जाए कि ये वो खिलाड़ी है जिसने डोपिंग करी है और इस पर प्रतिबंध लगा हुआ है ना। उसके फैमिली मेंबर तक का नाम लिख देते थे, उसने क्या गलत किया है वो भी नाम लिख देते थे पत्थर पर। भाई हमें कैसे पता? हमें वो पत्थर मिले, हमने देखा उन पत्थरों को। इसी तरीके से मॉडर्न टाइम में भी, मतलब अब जब मॉडर्न ओलंपिक शुरू हुआ 1896 से, जब पहली बार मॉडर्न ओलंपिक शुरू हुआ, उसके टाइम से भी धीरे धीरे देखा गया। शुरू में तो पता नहीं चला होगा लोगों को, लेकिन फिर पता चला कि एथलीट जो है वो डोपिंग करते हैं और अपनी परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए हानिकारक पदार्थों का सेवन करते हैं। देखो लेट 19th सेंचुरी में, हाँ बोलो। सर ये डोपिंग जो करते थे वो अच्छे बुरे दोनों हो सकते हैं? हाँ, अच्छे बुरे दोनों हो सकते हैं, पर डोपिंग हमेशा प्रतिबंधित होता है, बुरा ही माना जाता है। क्यों? क्योंकि अब भाई मैं आम इंसान नॉर्मल खा के, मतलब नॉर्मल प्रोटीन वाली युक्त आहार, मतलब सो दूध, पनीर, दही, घी, मीट, इन चीज़ों को खा के मेहनत कर रहा हूँ और मैं कंपटीशन में उतर रहा हूँ, और कोई दूसरा जो है सो आर्टिफिशियल सिंथेटिक चीज़ें ले ले करके अपने आप को मुझसे कई गुना बेहतर करके और तब मेरे साथ कंपटीशन में उतर रहा है, तो बराबरी का खेल नहीं है ना। इसीलिए डोपिंग को हमेशा बुरा ही मान के प्रतिबंधित ही किया जाता है। कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि डोपिंग हल्के फुल्की क्वांटिटी में करो तो आपको उतना नुकसान नहीं करेगा, लेकिन जब वो बढ़िया परफॉर्मेंस देने लगता है ना, और जब इंसान को उसकी लत होने लगती है, तो फिर वो ओवरडोज करने लगता है और वो उसके लिए ज़्यादा खतरनाक होता है। डोपिंग की पूरी वीडियो मैंने भेजी थी ना, फुल डोपिंग का सारा कंसेप्ट, वो मैंने आपको यूट्यूब से भेजा है, मैंने बना रखा है उस पर वीडियो। आपने देखा नहीं होगा वो, मुझे पता है देखा नहीं होगा। देखो 19वीं शताब्दी के अंत में, जब 19वीं शताब्दी खत्म हो रही थी और 20वीं शताब्दी शुरू हो रही थी, उस टाइम फ्रेंच साइकिलिस्ट, लैक्रोस प्लेयर, इन्होंने वाइन और कोकोआ लीव्स लिया था, जो कि कोकेन का सोर्स होता है, समझे, एंड रिलेटेड अल्कोलॉइड्स टू काउंटर फटीग, मतलब थकान ना हो उन्हें। साइकिलिस्ट है भाई, चाहेगा कि ना थकूं मैं, मतलब थकान ना हो, इसलिए उसने वाइन और कोकोआ लीव्स को मिलाया ताकि उसके शरीर में थकान महसूस ना हो। देखो विन मैरियानी was even called the wine for athletes as it is a fusion of wine and cocoa leaves, मतलब खिलाड़ियों की वाइन,
आम इंसान की नहीं, खिलाड़ियों की वाइन। क्यों? क्योंकि ये इसमें क्या है, वाइन और कोकोआ लीव्स का मिश्रण होता है, इसको बोलते हैं विन मैरेनी। समझ रहे हो? ये खिलाड़ी प्रयोग करते थे, वाइन फॉर एथलीट्स। देखो डोप ट्रिक, डोप करने के तरीके क्या हैं, यहां तो खैर उतना नहीं बता रखा है, फिगर से आप जो भी समझो। डोप करने के तरीके देखो इंजेक्शन लेके डोपिंग लोग कैसे कैसे कर सकते हैं, इंजेक्शन के थ्रू, गोली के थ्रू, क्रीम के थ्रू। भाई क्रीम के थ्रू भी लोग डोपिंग कर लेते हैं, और नाक से सूंघ के भी डोपिंग कर लेते हैं। तो कई तरीके हैं, गोली के थ्रू खा के, इंजेक्शन के थ्रू सूंघ के, क्रीम लगा के। भाई ऐसे ऐसे ड्रॉप होते हैं, आंख में डाल दिया, एनेस्थेटिक का काम करता है, मस्त सुकून में सो जाता है। नाक में डाल लिया, दर्द खत्म, तकलीफ खत्म, सब डोपिंग। मना ही है इन चीजों की। मॉडर्न ओलंपिक में डोपिंग 1904 में प्रभाव में दिखा सबसे पहले, जब जो रनर था थॉमस हिक्स, ये कोलैप्स हो जाना, मतलब बेहोश होकर गिर गया था मैराथन जीतने के बाद, लगभग मर गया था वो, लगभग मर गया था लेकिन बच गया वो। इट वॉज लेटर फाउंड, बाद में पता चला कि वो मिश्रण यूज कर रहा था, किसका, ब्रांडी का और स्ट्राइसिन का। स्ट्राइसिन क्या है, एक स्टिमुलेंट है, एक उत्तेजक पदार्थ है, जिसका प्रयोग करने से थकान कम होती है, थकान महसूस नहीं होती। इसका मिश्रण यूज कर रहा था। अब देखो क्या लिखा है, द यूज ऑफ मिक्सचर ऑफ स्ट्राइसिन, हेरोइन, कोकीन, कैफीन। मतलब इन चारों का मिश्रण जो था उस समय बहुत प्रयोग में था, 1920 तक, 1920 तक ये बहुत प्रयोग में था। फिर जब हेरोइन और कोकेन सिर्फ और सिर्फ प्रेस्क्रिप्शन के लिए अवेलेबल होने लगे, प्रेस्क्रिप्शन मतलब अगर डॉक्टर आपको लिखेगा तब अवेलेबल होगा, तो फिर उसके बाद बंद हुआ, वरना पहले तो खुलेआम कैसे भी कहीं भी मिल रहा था, तो इसका बहुत उपयोग होता था खेलों में। 1960 समर ओलंपिक्स में हेल्ड इन रोम में मतलब जो रोम में हुआ था, 1960 रोम में हुआ था, नट जेनसन, ये भी क्या था, वो डेनिश साइक्लिस्ट, डेनिश, डेनमार्क, डेनिश साइक्लिस्ट, वो मर गया उसने इतनी डोपिंग कर रखी थी कि वो मर गया डोपिंग की वजह से। उसके शरीर में एम्फिटेमाइंस के ट्रेस मिले। एम्फिटेमाइन भी एक प्रकार का उत्तेजक होता है। क्या मिला उसके शरीर में, रोनिकॉल। कब पता चला, जब उसका पोस्टमार्टम किया गया, पता ही नहीं चला कि भाई ये साइक्लिस्ट था, मर गया, भाई कंपटीशन के दौरान मर गया, पता ही नहीं चला। अब भैया देखो क्यों प्रतिबंधित करते हैं। अब सोचो आपने डोपिंग कर रखी है, ओवरलोड कर रखा है शरीर, और आप खेल के दौरान मर गए, दौड़ के दौरान मर गए, वजन उठाने के दौरान मर गए, कुश्ती के दौरान मर गए, बॉक्सिंग के दौरान, कैसे भी आप मर गए। कितनी बदनामी है उस खेल की। सोचो भाई गोल्ड मेडल लाएगा कोई तो युवा प्रेरित होती है, लेकिन अगर कोई मर जाए खेलते खेलते तो बदनामी है उस खेल की, लोगों में बैड इंपैक्ट जाता है कि अरे यार भाई ये खेल नहीं खेलना, ये तो देखिए इसमें तो बीच में ही मर गए, पता नहीं क्या कैसे। वो तो खैर बाद में पता चलता है ना कि भाई ये कारण था, इस एथलीट ने ये किया वो किया, लेकिन जो एक झटके में खबर जाती है और हजारों लाखों लोगों को ये लगता है कि भाई ये तो बेकार खेल है, इसमें तो बीच में ही मर गया है, बदनामी है खेल की, इसीलिए बैन है। तो देखो कब पता चला, जब उसका वो किया गया, ऑटोप्सी की गई, मतलब उसका पोस्टमार्टम किया गया, तब पता चला। 2 केस हो गए, मतलब एक 1904 में थॉमस हिक्स साइक्लिस्ट था ये, सॉरी मैराथन रनर था ये, और 1960 में रोम, ये भी ये, कौन था ये, नट जेनसन, ये साइक्लिस्ट था, ये मर गया। फिर 1967 में ब्रिटिश साइक्लिस्ट टॉमी सिम्पसन, ये साइक्लिस्ट ज्यादा यूज कर रहे थे, इसने भी बहुत बड़ी मात्रा में एम्फिटामाइंस का प्रयोग कर रखा था ब्रांडी के साथ, ताकि वो, मतलब ब्रांडी के साथ एम्फिटामाइंस का प्रयोग कर रखा था ताकि वो अपनी बीमारी से ऊपर उठ के खेल में पार्ट कर सके। कुछ बीमारी रही होगी उसे, वो भी कोलैप्स हो गया और मर गया रेस के दौरान ही, 29 की उम्र में। तो घटिया इंपैक्ट देता है।
सन 1928 में IAAF, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन, ये पहली बॉडी हुई, यानी कि पहली संस्था हुई जिसने डोपिंग पर प्रतिबंध लगा दिया। मतलब उन्होंने कहा एथलेटिक्स में डोपिंग प्रतिबंधित। फिर उसके बाद 1967 में आफ्टर दी मच हाइप्ड डेथ ऑफ सिम्पसन के मरने के बाद बहुत बवाल मच गया था। IOC ने, यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने एक कमीशन बैठाया एंटी डोपिंग के खिलाफ, और इसके परिणाम स्वरूप पहला टेस्ट किया गया सन 1968 में मैक्सिको सिटी, मैक्सिको लिखा नहीं है, याद है मुझे, मैक्सिको सिटी में हुआ था 68 में, और वहां पर पहला डोप टेस्ट किया गया। समझे? और फिर वहां से हर ओलंपिक्स में डोप टेस्ट की शुरुआत हो गई, होने लगी। मतलब खिलाड़ियों का अब क्या करते हैं, जो खिलाड़ी जीता फर्स्ट सेकंड थर्ड, या फिर उनकी मर्जी है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सबको लपेट लेते हैं, या फिर पूरी की पूरी टीम को पकड़ लेते हैं। अगर लगता है कि भाई ये पूरी टीम लिप्त हो सकती है तो क्या करते हैं, जिसने जीता या जिसने मेडल लिया उसको मेडल लेने के बाद ग्राउंड में ही भाग के उसको पकड़ लेते हैं। मतलब उस पर नजर रहती है फुल, और उसको अपनी नजरों से ओझल नहीं होने देते, ना उसको खाना खाने, ना पानी पीने, ना टॉयलेट बाथरूम कहीं नहीं जाने देते, अपने साथ लेके जाते हैं और बोलते हैं कि पहले अपना यूरिन सैंपल दो। उसके आंखों के सामने 2 शीशियों में यूरिन का सैंपल रखते हैं, उसको सील करते हैं, उस पर लेबलिंग डालते हैं, खिलाड़ी उसके कंट्री का नाम, उसका गेम, सब कुछ कोड करते हैं, और फिर वो सैंपल रखा जाता है। उस सैंपल की टेस्टिंग होती है। पहला सैंपल वो अपनी मर्जी से कहीं भी जहां भी टेस्ट होता है वहां टेस्ट करते हैं। अगर वो सैंपल पॉजिटिव पाया जाता है, अब देखो सैंपल देते वक्त भी आंखों से ओझल नहीं देने देते, अपनी आंखों के सामने सैंपल भरवाते हैं शीशी में। क्यों? क्योंकि खिलाड़ी बहुत तेज होते हैं। डोपिंग का एक ऐसा तरीका भी है जिसमें खिलाड़ी कैथर का प्रयोग करते हैं, यानी कि ट्यूब का प्रयोग करते हैं। यूरिनरी एरिया में ट्यूब डाल लेते हैं, मेल हो चाहे फीमेल। ट्यूब डाल के पहले क्या करते हैं, वो यूरिन निकाल देते हैं सारा, मतलब टॉयलेट कर लिया उन्होंने, और फिर ट्यूब डाल के फ्रेश वाटर अपनी बॉडी में डाल लेते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में, और बस उन्हें बस मौका चाहिए इतना थोड़े से समय में ये काम करके। अब मान लो उन्हें पकड़ भी लिया, यूं का चलो सैंपल दो, अब वो सैंपल देंगे भी तो यूरिन तो जो निकलेगा वो फ्रेश निकलेगा, क्योंकि तुरंत तो सारे शरीर से वो केमिकल यूरिन में आ नहीं जाएगा, ये तो लंबा प्रोसेस है, घंटों लगते हैं, बच जाएंगे वो। इसलिए उनको आंखों से ओझल नहीं होने देते और सैंपल रखते हैं। अब मान लो पहला सैंपल अगर पॉजिटिव पाया गया, उसमें डोपिंग के पदार्थों के सैंपल मिले, तो फिर दूसरा सैंपल खोलने से पहले खिलाड़ी को और उसके साथी को, जो भी कोच हो या जो भी उसके साथ, उसको बुलाते हैं, उसके आंखों के सामने सैंपल की सील खोलते हैं और फिर उसकी टेस्टिंग करते हैं। अगर वो भी दूसरा सैंपल भी पॉजिटिव आता है तो फिर ये जो टेस्टिंग एजेंसी है वाडा, WADA, वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ये फिर डिसाइड करती है कि जिस लेवल पे उसने डोपिंग करी है, जितना खतरनाक पदार्थ लिया है, उसके हिसाब से फिर उसको प्रतिबंध किया जाता है। 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल, लाइफ टाइम, जैसा भी है, जैसा प्रतिबंध वाडा लगाए। समझे? तो पहला तो केस आपको पता ही है 1904 में ही मिल गया था, ये थॉमस हिक्स का। फिर दूसरा मेजर केस 1960 में मिला, साइक्लिस्ट था ये नट जेसन। और फिर 1960 के बाद 1967 में भी मिला, जब टॉमी सिम्पसन मर गया तो फिर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1988 में भी कैनेडियन स्प्रिंटर बेन जॉनसन, अब बेन जॉनसन तो भैया बढ़िया खिलाड़ी था, उसने कई गोल्ड मेडल हासिल किए, लेकिन क्या था, बेन जॉनसन का गोल्ड मेडल उससे छीन लिया गया था और उसको 2 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया था इनिशियली, शुरू में, आफ्टर ही वाज फाउंड पॉजिटिव फॉर एन एनाबॉलिक स्टेरॉइड कॉल्ड स्टेनोजोलोल, और फिर बाद में उसको लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिया गया, जब वो दोबारा 1993 में फिर से पॉजिटिव पाया गया इसमें। मतलब
दोबारा फिर उसने डोपिंग ली, माना नहीं और सोचा कि मैं बच निकलूंगा। स्टेनोजोलोल लेते हैं, एनाबॉलिक स्टेरॉइड है, बॉडी बिल्डर्स यूज करते हैं। लेकिन अब आप कहोगे सर बॉडी बिल्डर यूज करते हैं तो स्प्रिंटर का क्या काम? स्प्रिंटर भी, एनाबॉलिक स्टेरॉइड के कई फायदे होते हैं, हड्डियां मजबूत होती हैं, शरीर में आरबीसी की मात्रा बढ़ने लगती है, स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड तो फुटबॉलर, हॉकी प्लेयर, बास्केटबॉल प्लेयर, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर स्प्रिंटर सब यूज करते हैं। थ्रो करने वाले, चाहे वो जैवलिन थ्रो हो, गोला फेंक हो, हैमर थ्रो हो, सब यूज करते हैं। प्रतिबंधित है ये, पाया गया तो फिर उसको लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिया गया। सन 1999 में वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी बनाई गई, समझे, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। और फिर वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी फुली ऑपरेशनल हुई सिडनी ओलंपिक सन 2000 से, और सन 2000 से ही ओलंपिक्स में शपथ दिलाई जाती है कि हम फेयर प्ले करेंगे और हम डोपिंग का प्रयोग नहीं करेंगे, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाएंगे। मतलब डोपिंग के खिलाफ शपथ दिलाई जाती है। तो बहुत सारे, मतलब उसके बाद भी खिलाड़ी मिलते ही गए डोपिंग वाले। भाई डोपिंग एजेंसी है, डोप टेस्ट करती है, खिलाड़ी देखता अच्छा ऐसे पकड़ा जा रहा हूं मैं, ठीक है, नए तरीके का डोपिंग पदार्थ खोज के निकालती है। डोप टेस्ट वाले भी कम थोड़ी हैं, वो उसका भी तोड़ ले लेते हैं, फिर नए तरीके का डोपिंग पदार्थ खोज के निकालती है, लोग निकालते हैं, डोप टेस्ट वाले उसका भी तोड़ निकाल लेते हैं। तो ये सोचते हैं कि क्या पता हम बच जाएं, और ये सोच के डोपिंग करते हैं, पर ये पकड़े जाते हैं। इनके लक्षण ही अलग हो जाते हैं, दूसरे खिलाड़ियों से पता चल जाता है। ये कुछ खिलाड़ियों के नाम दे रखे हैं, लैंस आर्मस्ट्रॉन्ग, मैरियन जोन्स, मारिया शरापोवा, अच्छा ये भी पाई गई डोपिंग में, मार्टिना हिंगिस भी, टाइसन गे, डिएगो मैराडोना, अच्छा ये भी, कार्ल लिवाइस भी, कार्ल लिवाइस के तो जाने कितने ही मेडल थे, शेन वॉन भी, अच्छा माइकल फेल्प्स भी, माइकल फेल्प्स कैसे, अच्छा हाँ माइकल फेल्प्स ओलंपिक्स में जब उसने बहुत मेडल पे मेडल ले लिए, बाद में वो फिर नशे की आदत में पड़ गया था, बर्बाद हो गया था वो, फिर दोबारा उसने अपने आप को इस्टेब्लिश किया, नशा वशा छोड़ा, डोपिंग छोड़ा, फिर वापस आया, और वापस आया तो पहले से बेहतर होके आया, फिर भी ले मेडल दोबारा। तो डोपिंग एक बड़ा क्रिटिकल इशू है, ये एथलीट के हेल्थ को बहुत नुकसान पहुंचाता है, समझे। इसीलिए डोपिंग पर प्रतिबंध है, मतलब एक एथलीट के स्पिरिट को भी मार देता है, एथलेटिक स्पिरिट को खत्म कर देता है। मैंने कहा ना भाई, एक आम व्यक्ति जो कि नॉर्मल डाइट लेकर के अपने आप को बेहतरीन प्रदर्शन देने की कोशिश कर रहा है, और वहां दूसरा व्यक्ति फुल्ली डोपिंग लेकर के अपनी ताकत बढ़ा के आएगा, कंपटीशन करेगा, फेयर गेम थोड़ी है। देखो लिखा भी है, क्या कहती है डोपिंग को, द यूज ऑफ एनी मेथड और सब्सटेंस दैट माइट हार्म द एथलीट, जो एथलीट को नुकसान पहुंचा सकती है, इन क्वेस्ट टू गेन एन अनफेयर एडवांटेज, गलत तरीके से फायदा उठाना, ओवर हिज हर फेलो कॉम्पिटिटर्स, मतलब अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले गलत तरीके से फायदा उठाने की कोशिश, डोपिंग है, ये प्रतिबंधित है। तो जो डोपिंग है इसमें क्या है, किन कौन कौन सी चीजें एंटी डोपिंग रूल के अंदर आती हैं, क्या है, प्रेजेंस ऑफ प्रोहिबिटेड सब्सटेंस और मेथड, मतलब ऐसे पदार्थ जिनको प्रतिबंधित कर रखा है उसका उपयोग नहीं करेंगे, ऐसे मेथड जिनको प्रतिबंधित कर रखा है उसका उपयोग नहीं करेंगे। मैंने बताया ना मेथड, देखा मैंने कहा ट्यूब डाल के पानी अंदर डाल लेते हैं शरीर में, प्रतिबंधित तरीका है ये भी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। किसे नहीं आ रही भाई, सबको नहीं आ रही क्या? वो जिसके पास नेटवर्क इश्यू होगा उसके पास होगा, इशू हो रहा है सर। कोई बात नहीं, सुनो ना, नहीं सुन पाओगे या जो मिस हो जाएगा, मैं फाइबर लगा के बैठा रहता हूँ इसीलिए, ताकि मेरी तरफ से कोई दिक्कत ना आए। खैर चलो। तो क्या क्या मैंने आपको क्या बताया, अगर आपको आवाज आ रही है तो क्या कहते हैं, लेकिन आपकी आवाज हमें नहीं आ रही है सर, और वीडियो भी बीच में अटकी है। मैं एक बार क्लास कट करके दोबारा जोइन, भाई मैं तो वीडियो पे कुछ कर ही नहीं रहा, अभी वीडियो तो रुका हुआ हूं मैं। नहीं नहीं मत हो रीजॉइन, रुका हुआ हूं मैं। अच्छा जिसे होना है वो रीजॉइन हो जाओ, कोई बात नहीं।
तो देखो क्या बता रहा था मैं, क्या बता रहा हूं मैं, प्रतिबंधित पदार्थ इसको भी नहीं लेना, प्रतिबंधित तरीके इसको भी नहीं करना, ठीक है ना। फिर यूज और अटेम्प्ट टू यूज प्रोहिबिटेड सब्सटेंस और मेथड, अटेम्प्ट भी किया अगर, मतलब अगर आपके, हमारा नेट अटक गया था इसलिए। सुनो सुनो मेरी बात सुनो, कोई बात नहीं, सुनो, अगर आपके पास प्रतिबंधित पदार्थ भी पाया जाता है तो भी आप कटघरे में खड़े हो जाओगे, आप पर बैन लगाया जा सकता है। जैसे हमारे यहाँ गांजा या ऐसे ही हेरोइन या ये सब है, तुम्हारे पास भी मिले ना, तुम खाते हो नहीं खाते हो फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे पास भी है तो भी तुम सजा के हकदार हो। तो प्रेजेंस भी प्रोहिबिटेड है और यूज तो प्रोहिबिटेड है, आपने कई कोशिश भी की तो भी प्रोहिबिटेड है। अगर आपने आपको नोटिस किया गया कि भैया लग रहा है गड़बड़ है तुम्हारे अंदर, और आप सैंपल देने से मना करते हो तो भी आप सजा के हकदार हो, ठीक है। फेलियर टू फाइल एथलीट्स वेयर अबाउट आफ्टर बीइंग नोटिफाइड, समझे। अगर एथलीट अपनी प्रेजेंस देने से भी मना करता है तो भी प्रतिबंधित है। टेम्परिंग विद एनी पार्ट ऑफ द डोपिंग कंट्रोल प्रोसेस, मतलब डोपिंग कंट्रोल प्रोसेस के किसी भी हिस्से में बदलाव किया आपने या फिर छेड़छाड़ करी। जैसे मान लो सैंपल आपके सामने, यूरिन का सैंपल लेके सील कर दिया, और अगर आपने कोशिश की कि भाई मैं एक साफ यूरिन का सैंपल भी लाया हूं, है ना, या साफ पानी का ही सैंपल ले लिया आपने, जो भी है साफ यूरिन का सैंपल ले लिया, और आपने सोचा कि मैं को मतलब जो पहले से सील्ड सैंपल है उससे बदल दूं अपना सैंपल। अगर आपने 400 BC भी करने की कोशिश की, कुछ भी करने की कोशिश की, तो भी प्रतिबंधित है। पोजेशन ऑफ प्रोहिबिटेड सब्सटेंस और मेथड, एक ही बात है, पोजेशन मतलब आपके पास है अगर तो भी, मतलब प्रेजेंस है तो भी, और आप कर रहे हो तो भी। ट्रैफिकिंग मतलब अगर आप प्रतिबंधित सब्सटेंस को ला ले जा रहे हो तो भी आप पर चार्ज लगेगा वाडा का, ठीक है। और किसी एथलीट को सिखा रहे हो तो भी चार्ज लगेगा। आपने सुना होगा रशिया के कोच भी प्रतिबंधित किए गए, क्योंकि कोच ही सलाह दे रहा था कि भैया लो ये पदार्थ लो और ट्रेनिंग करो। तो अगर कोई कोच सलाह दे रहा है कि भाई इस पदार्थ को लो और ट्रेनिंग करो और परफॉर्मेंस दो, तो कोच भी प्रतिबंधित होगा, ठीक है ना। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डोपिंग, यानी कि डोपिंग का जो क्लासिफिकेशन किया गया वो कैसे किया गया। पहला, परफॉर्मेंस एनहेंसिंग सब्सटेंस, यानी कि परफॉर्मेंस बढ़ाने वाले, जैसे एनाबॉलिक स्टेरॉइड या फिर स्टिमुलेंट्स। स्टिमुलेंट्स मतलब उत्तेजक, जो आपकी थकान को खत्म कर दे, एकदम अलर्ट कर दे, नींद भगा दे, जैसे कैफीन कॉफी में पाया जाता है, निकोटीन चाय में पाया जाता है ना। एम्फिटामाइंस या फिर रेड बुल, आप देखे हो रेड बुल पीते हैं, उसमें पाया जाता है एम्फिटामाइन। स्टिंग है उसमें पाया जाता है। तो ये सभी प्रतिबंधित पदार्थ। नार्कोटिक्स, नार्कोटिक्स में आता है हेरोइन, मॉर्फिन, ये सब आता है। ये दर्द मारक होते हैं। तो कोई खिलाड़ी है जिसको बहुत दर्द है और वो हेरोइन या मॉर्फिन का इंजेक्शन लेके खेल रहा है दर्द खत्म करके, तो भी प्रतिबंधित है। हाँ, कंपटीशन के बाद ले सकते हो आप, क्राइटेरिया है। अगर आपको फुल डिटेल जानना है, अच्छे से आपको इंटरेस्ट है कि भाई मैं डोपिंग के बारे में सब कुछ जानूं, तो 2 पार्ट में डोपिंग की वीडियो बनाई है, चप्पा चप्पा करके समझाया है। लिंक भी भेजा है, देख लो, नहीं तो प्लेलिस्ट में भी जा करके देख सकते हो आप वहां से डोपिंग की वीडियो। बाकी मैं यहां समझा ही रहा हूं। फिर है फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड माने फिजिकल तरीके, जैसे ब्लड डोपिंग, जीन डोपिंग या केमिकल एंड फिजिकल मैनिपुलेशन। ये देखो, फिजिकल मैनिपुलेशन तो मैंने आपको बता ही दिया कि शरीर से यूरिन निकाल के और ट्यूब डाल के खुद शरीर के अंदर साफ पानी डाल लेना, गलत है। और केमिकल मैनिपुलेशन मतलब ऐसी दवाई का प्रयोग करना जो यूरिन में जाके एक मास्क बना दे आपके यूरिन के ऊपर। मतलब आपने अगर कुछ लिया है, गलत कुछ लिया है, तो उसको ढक दे और टेस्ट में पहचान में ना आने दे, वो भी गलत है भाई। मान लो आपने कोई ऐसी दवाई ली है
उदाहरण के तौर पर कह रहा हूं कि मान लो आपने कोई ऐसी दवाई ली है जो किसी को ढकने का काम करती है, तो यूरिन में उस दवाई को पता चल जाएगा। तो आपसे सवाल किया जाएगा, भाई तुमने ये दवाई क्यों ली? इस दवाई का तो काम है मास्किंग का, ये तो ढकने का काम करती है, तुमने ये दवाई क्यों ली? इसका मतलब जरूर तुमने कुछ गलत लिया था, तो तुम शक के घेरे में आ जाओगे। ब्लड डोपिंग क्या है? ब्लड डोपिंग में क्या करते हैं खिलाड़ी? या तो खुद का या सेम अपने ही ब्लड ग्रुप वाले किसी व्यक्ति का ब्लड यूज करता है। खुद का कैसे करेगा? 1 महीने पहले ब्लड निकाल देगा अपने शरीर से और उसे जमा कर देगा कहीं फ्रीजर में, जमा करवा देगा। अब 1 महीने तक मान लो मेरे शरीर में 5.5 लीटर खून है, मैंने 2 यूनिट ब्लड निकाल दिया। अब मेरे शरीर में 2 यूनिट मतलब 1 यूनिट मतलब 400 ml, तो 2 यूनिट मतलब 800 ml ब्लड निकल गया। अब मैं 1 महीने तक बढ़िया खाऊंगा और ट्रेनिंग करूंगा, खाऊंगा और ट्रेनिंग करूंगा, तो मेरे शरीर को लोड पड़ेगा और मेरा शरीर दोबारा से नया नया खून बनाएगा और 1 महीने के अंदर में मेरे अंदर फिर से वापस 5.5 लीटर खून हो जाएगा। कंपटीशन से एक दिन पहले, 24 घंटा पहले या 2 दिन पहले मैं अपना पुराना जो मैंने खून जमा किया था उसको लाऊंगा और अपने शरीर में चढ़वा लूंगा। अब मेरे शरीर में 5.5 की जगह 6.5 लीटर खून हो गया। मेरी आरबीसी कैपेसिटी बढ़ गई, मेरी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ गई और मेरा परफॉर्मेंस दूसरे से बेहतर हो जाएगा। ब्लड डोपिंग पकड़ा नहीं जाता, ब्लड डोपिंग पकड़ा नहीं जाता, लेकिन ब्लड डोपिंग के अपने ही बड़े खतरनाक तरीके होते हैं, मतलब अपने ही बहुत खतरे हैं। आपने 1 महीने के लिए ब्लड बाहर निकाल के रखा है, अब सोचो कि वो जम गया, मान लो उसमें थोड़े थोड़े क्लॉट बन गए, आपने अपने शरीर में डलवा लिया और वो क्लॉट जाके कोई आर्टरी ब्लॉक कर दे, हार्ट की कोई आर्टरी ब्लॉक कर दे, हार्ट अटैक हो जाए, ब्रेन की कोई आर्टरी ब्लॉक कर दे, पैरालिसिस हो जाए, बहुत सी बातें हो सकती हैं। तो ब्लड डोपिंग के बहुत नुकसान हैं, पर फिर भी लोग करते हैं मेडल की चाह में। चलो अपने ही शरीर का खून है तो चलो यही बात है, किसी दूसरे का है तो और 75 नुकसान। क्या पता उसको 2-4 महीने पहले कोई वायरस से होने वाली बीमारी हुई हो, हेपेटाइटिस हुआ रहा हो, या उसके शरीर के अंदर कोई भी HIV का वायरस रहा हो, या कुछ भी ऐसा आपको पता नहीं रहा हो, आपने निकलवा लिया हो, आपने अपने शरीर में ले लिया। या मलेरिया रहा हो उसको 6-8 महीने पहले, उसके शरीर में तो वो प्रोटोजोआ वायरस दबा हुआ है, उसको नुकसान नहीं पहुंचा रहा, लेकिन वो आपके शरीर में आए मान लो, तो आपका शरीर कमजोर मान लो, तो आपके शरीर में वो एक्टिव हो जाए और आपको बीमारी हो जाए। बहुत नुकसान है, फिर भी लोग करते हैं, इसीलिए प्रतिबंधित है। ब्लड डोपिंग प्रतिबंधित है। जीन डोपिंग, किसी बढ़िया एथलीट का जीन इस्तेमाल करते हैं नए एथलीट में उसके गुण विकसित करने के लिए। ये अभी बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हुआ है, पर फिर भी ये प्रतिबंधित मेथड है। ठीक है। सॉरी सर, हमारा बार बार नेट प्रॉब्लम हो रहा है, अभी ठीक हो गया सर। ठीक है, तो देखो डोपिंग में फिजिकल मेथड आपने पढ़ लिए, ब्लड डोपिंग, जीन डोपिंग, केमिकल फिजिकल मैनिपुलेशन, और नॉर्मली क्या है, परफॉर्मेंस एनहेंसिंग सब्सटेंस, वो सब्सटेंस जो आपकी परफॉर्मेंस बढ़िया कर दे उस पर प्रतिबंध। तो देखो परफॉर्मेंस एनहेंसिंग सब्सटेंस में क्या क्या होता है, पेप्टाइड हार्मोन्स। मैं आपको सब यही समझा देता हूं, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका यहीं पे। पेप्टाइड हार्मोन्स, लोग हार्मोन्स का प्रयोग करते हैं ताकि बॉडी बना सकें, मसल का साइज। क्या क्या प्रयोग करते हैं, एनाबॉलिक स्टेरॉइड का प्रयोग करते हैं, सुनो, एनाबॉलिक स्टेरॉइड का प्रयोग करते हैं, पेप्टाइड हार्मोन का प्रयोग करते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड का प्रयोग करते हैं। इन 3 चीजों का प्रयोग करते हैं ताकि बॉडी बना सकें, मसल बिल्डिंग बढ़िया हो सके। फिर हार्मोन्स एंड मेटाबॉलिक मॉड्यूलेटर्स का प्रयोग करते हैं, मतलब जब ये हार्मोन्स लोगे, आप सुनो, जब एनाबॉलिक स्टेरॉइड आपके शरीर के अंदर जाएगा ज्यादा डोज में, तो पुरुषों में महिलाओं जैसी छाती का निर्माण होने लगता है, गाइनोकेमेस्टिया, चेस्ट लटकने लगेगी। तो उस प्रभाव को कम करने के लिए हार्मोन एंटागोनिस्ट एंड मॉड्यूलेटर्स का भी प्रयोग करते हैं, मतलब उसके प्रभाव को कम करने के लिए दवाई लेते हैं, ये भी प्रतिबंधित है। बीटा ब्लॉकर्स, शांत करने के लिए, कपकपी कम करने के लिए, जैसे शूटिंग करने वाले और तीरंदाजी करने वालों का चाहिए जितना ज्यादा शांत। अब तुम सोचो, यहां पर मान लो कोई शूटिंग कर रहा है, यहां पर उसने एरो पकड़ा हुआ है,
यहां निशाना लगाना है। अगर इस जगह 1 सेंटीमीटर का भी फर्क आ गया या मतलब 5 mm का भी फर्क आ गया तो वहां पहुंचते पहुंचते कितने का फर्क आ जाएगा सोचो। तो वो चाहते हैं कि बिल्कुल शांत रहे उनका हाथ, तो उसके लिए बीटा ब्लॉकर्स वगैरह का प्रयोग करते हैं, गलत है। डायूरेटिक्स, इसका प्रयोग करते हैं वेट लॉस के लिए, वेट लॉस के लिए या फिर डोप सब्सटेंस को लॉस करने के लिए। जैसे मान लो ऐसे गेम जिसमें वेट किया जाता है, वेट कैटेगरी होती है, जैसे कबड्डी है वजन तुलेगा, जैसे वेट लिफ्टिंग है आपका वजन तुलेगा कंपटीशन से पहले, बॉक्सिंग है आपका वजन तुलेगा कंपटीशन से पहले, रेसलिंग है कंपटीशन से पहले वजन तुलेगा, 2 दिन पहले वजन तुलता है। तो खिलाड़ी क्या करता है, 2 दिन पहले देख लेगा कि भैया मेरा वजन तुलने वाला है, तो वो 1 दिन पहले या 2 दिन पहले से डायरेटिक्स दवाइयां लेगा। ये क्या करेगा, इतना यूरिन कराएगा, इतना यूरिन कराएगा, इतना यूरिन कराएगा कि शरीर का मैक्सिमम पानी बाहर निकल जाएगा और पानी का 5-7 किलो वजन घट जाएगा। कम वजन, अब जब वो वजन तुलवाएगा तो उसका वजन कम आएगा। तुम सोचो कि किसी को 40 केजी की वेट कैटेगरी में फाइट करना है और उसका वजन हो रहा है 44 केजी, तो वो भैया 40 से 44 में फाइट करेगा। लेकिन अगर उसने अपना वजन 6 किलो कम कर लिया तो वो 35 से 40 केजी की कैटेगरी में आ जाएगा, हल्के लोगों के बीच में आ जाएगा। वो तो दबा दबा के मारेगा सामने वाले को, है ना। तो वो वजन कम करने के लिए डायरेटिक्स का प्रयोग करते हैं, पर इसके बहुत नुकसान हो जाते हैं। शरीर से इतना पानी निकल जाता है, इतने इलेक्ट्रोलाइट्स निकल जाते हैं कि चक्कर आना, कमजोरी आना, थकान महसूस होना, बहुत कुछ होता है। या फिर अगर आपने कोई डोपिंग सब्सटेंस लिया है तो इसका प्रयोग करते हैं, इतना यूरिन निकलता है कि ज्यादा से ज्यादा डोपिंग सब्सटेंस शरीर से बाहर निकल जाता है। पर इसका भी प्रतिबंध है, अगर आपके यूरिन में डायरेटिक्स पाया गया आप पर कार्रवाई होगी। बीटा ब्लॉकर्स की तरह ही बीटा 2 एगोनिस्ट होते हैं, ये लगभग सेम है। बीटा ब्लॉकर्स, बीटा 1 एगोनिस्ट, बीटा 2 एगोनिस्ट सब सेम है। स्टिमुलेंट्स का मतलब होता है उत्तेजक, जो आपकी थकान खत्म कर दे, उत्तेजना बढ़ा दे, मतलब आपको थकने ना दे, लगे कि मैं थका ही नहीं हूं, उत्तेजना बढ़ी रहे। इस पे भी प्रतिबंध है, मैंने बताया कैफीन, निकोटीन, एम्फिटेमाइंस, ये सब। कैनाबिनॉइड्स मतलब गांजा और भांग, प्रतिबंधित हैं ये, क्योंकि ये साइको एक्टिव होते हैं। इनको लेने के बाद खुशी का एहसास होता है, बहुत मजा आता है सामने वाले खिलाड़ी को। लेकिन जब इसका ओवरडोज कर लेता है तो उसका माइंड में इतना नेगेटिव ख्याल आने लगता है, उसे लगता है कि मैं खेल नहीं सकता, मैं कंपटीशन में भाग नहीं ले सकता, बहुत सारी बातें। और गांजा और भांग में पेन किलर प्रॉपर्टीज भी होती हैं, इसलिए भी ये प्रतिबंधित है। इससे दर्द का एहसास भी कम हो जाता है, इसलिए भी प्रतिबंधित है। और नार्कोटिक्स मैंने बताया, ये भी पेन किलर की तरह काम करता है, इसीलिए ये प्रतिबंधित है। तो ये सभी प्रतिबंधित हैं। जरा बताना पहला केस डोपिंग का कब मिला था मॉडर्न ओलंपिक में, बोलो जल्दी। 1904। हाँ, फेमस एथलीट जो अभी अभी डोपिंग में पाया गया है कौन है, मार्टिना हिंगिस। क्योंकि सचिन तेंदुलकर नहीं पाया गया, उसेन बोल्ट नहीं पाया गया, मैरी कॉम नहीं पाई गई। कैनेडियन स्प्रिंटर बेन जॉनसन, जिसने गोल्ड मेडल जीता और उसका मेडल छीन लिया गया था सियोल ओलंपिक्स में, उसको बाद में हमेशा के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। वो किसके लिए पॉजिटिव पाया गया था, बोलो बोलो। एनाबॉलिक स्टेरॉइड के लिए। कौन सा स्टेरॉइड, कौन सा, स्टेनोजोलोल। इन विच ओलंपिक गेम्स वॉज द डोपिंग टेस्ट फर्स्ट डन बाय आईओसी, पहली बार 1968 में डोपिंग टेस्ट हुआ था। ठीक है, चलो क्वेश्चंस करो सारे। और मेरे हिसाब से तो ये चैप्टर खत्म हो गया। बोल रहा है व्हाट आर प्रोहिबिटेड सब्सटेंस, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। प्रोहिबिटेड सब्सटेंस क्या है। सबसे ज्यादा एथलेटिक्स में देखो, सबसे ज्यादा एथलेटिक्स में पाया गया है डोपिंग, फिर बॉडी बिल्डिंग में, उसके बाद साइकिलिंग में, उसके बाद वेट लिफ्टिंग में, उससे कम पावर लिफ्टिंग में, उससे कम फुटबॉल में, फिर रेसलिंग में, बॉक्सिंग में, रग्बी में, सबसे कम स्विमिंग में। सबसे ज्यादा एथलेटिक्स में पाया गया है ड्रग्स का प्रयोग। समझे। अच्छा, ये उन खिलाड़ियों के नाम भी लिख दिए हैं जिनके बारे में दिखाया था।
कुंजा रानी देवी, इंडियन कुंजा रानी देवी, अच्छा ये भी डोपिंग में पाई गई, वह नाम खराब करवा रहे हैं। देखो जो भी अभी मैंने आपको पढ़ाया उसका यहाँ पे टेबल बना दिया गया है। सब्सटेंस प्रोहिबिटेड इन एंड आउट ऑफ कंपटीशन, मतलब कंपटीशन में और कंपटीशन के बाद दोनों समय प्रतिबंधित हैं। यह है एनाबॉलिक स्टेरॉइड, पेप्टाइड हार्मोन, बीटा एगोनिस्ट, डायूरेटिक और हार्मोन्स, मेटाबॉलिक एंड मॉड्यूलेटर। फिर प्रोहिबिटेड मेथड्स इन है इन एंड आउट, ये ब्लड डोपिंग प्रोहिबिटेड है, जीन डोपिंग और केमिकल एंड फिजिकल। और प्रोहिबिटेड ड्यूरिंग कंपटीशन, मतलब आप इसको कंपटीशन के बाद तो ले सकते हो, कंपटीशन से महीना 2 महीना पहले तो ले सकते हो, लेकिन कंपटीशन के दौरान नहीं ले सकते। यह है स्टिमुलेंट, नार्कोटिक्स, कैनाबिनॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। और प्रोहिबिटेड इन पर्टिकुलर स्पोर्ट्स, सिर्फ खास खेलों में, यह है बीटा ब्लॉकर्स। ये किसमें? आर्चरी और शूटिंग, इसमें। पता है एनाबॉलिक स्टेरॉइड हमारे शरीर में 18 महीनों तक पाया जा सकता है। अगर आपने आज कोई डोज ली है इसकी तो 18 महीनों तक आपके शरीर में ये पाया जा सकता है। अब इनके बारे में डिटेल से लिखा गया है, जो कि मैं आपको पूरा बता चुका हूं। जो भी डिटेल यहां लिखा है वो सब मैं बता चुका हूं आपको, समझ रहे हो? एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के क्या साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं सब बता चुका हूं। बीपी बढ़ जाता है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन बढ़ जाता है, हार्ट अटैक की संभावना बढ़ सकती है, गुस्सा बढ़ जाएगा, सेक्सुअल डिजायर बढ़ जाएगी, क्रिमिनल बिहेवियर बढ़ सकता है, लीवर खराब हो सकता है, लीवर ट्यूमर, लीवर कैंसर हो सकता है अगर आप गोली वाला लेते हो, गोली वाला। तो मूड में बहुत बदलाव होंगे, डिप्रेशन हो सकता है। ये सब एनाबॉलिक स्टेरॉइड के नुकसान है। पेप्टाइड हार्मोन्स के नुकसान हैं, शरीर में ब्लड क्लॉट हो सकता है, आपका रक्त गाढ़ा हो सकता है, हार्ट अटैक की संभावना बन सकती है, चेहरा या हाथ पांव टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं, कोई एक ज़्यादा हो जाए कोई एक छोटा हो जाए। मस्कुलोस्केलेटन एनलार्जमेंट एक ही बात है। ब्लड शुगर लो हो सकता है, सांस में कमी हो सकती है, ब्रेन डैमेज हो सकता है, मौत भी हो सकती है, सिर दर्द या जोड़ों का दर्द हो सकता है, अल्सर, कैटरेक्ट यानी मोतियाबिंद, हड्डियों की कमजोर होने की बीमारी हो सकती है। ये सब नुकसान है। बीटा 2 एगोनिस्ट, देखो बहुत ज्यादा जब बीटा ब्लॉकर्स या बीटा एगोनिस्ट लेते हैं कपकपी को शांत करने के लिए, लेकिन जब बहुत ज्यादा लेने लगते हैं तो इसी के कारण कपकपी होने लगती है, फिर वो इसके आदी होते हैं। जैसे देखा ना, जो बहुत बढ़िया दारू पीने वाला होता है उसको जब हमेशा वो थोड़ा पैक लगाए रखता है ना तो वो बिल्कुल नॉर्मल रहता है, सोच समझ लेता है बढ़िया। उसको बिल्कुल ना मिले तो वो बेकार हो जाता है, वही हाल हो जाता है इनके अधिक प्रयोग से। देखो हार्ट अटैक की संभावना बढ़ सकती है, हाथों की कपकपी बढ़ सकती है, सिर दर्द, घबराहट, मांसपेशियों में ऐंठन हो सकता है। डायरेटिक्स के अधिक प्रयोग से भी ज़्यादा सिर दर्द, धुंधलापन, बेहोशी, बहुत ज़्यादा पोटेशियम की कमी शरीर में या बहुत ज़्यादा पोटेशियम, कुछ भी हो सकता है, दस्त लग सकते हैं, बिना बात के प्यास लगेगा, गला सूखेगा क्योंकि शरीर से पानी बहुत निकल गया ना, और पानी बहुत निकल गया तो मस्कुलर क्रैम्प हो सकता है, किडनी फेल हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, हार्ट बीट आपकी खराब हो सकती है, स्किन पे रैशेस हो सकते हैं। अगर हार्मोन्स ज़्यादा ले रहे हो तो क्या हो सकता है? हृदय की बीमारी हो सकती है, हड्डियां कमज़ोर हो सकती हैं, एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग, ये महिलाओं के लिए है, ये हो सकता है, सांस में कमी हो सकती है, हॉट फ्लैशेस। हॉट फ्लैशेस क्या होगा भाई, ये नहीं सुना मैंने, बताऊंगा बाद में। स्वेलिंग हो सकती है, चेहरे में झंझनाहट हो सकती है, हाथों में झंझनाहट हो सकती है, तनाव हो सकता है, हार्ट बीट ज़्यादा बढ़ सकती है, आपका मूड खराब हो सकता है, ब्लरी विजन यानी कि धुंधला धुंधला दिखाई देगा, बेहोशी आ सकती है ना। इफ सीवियर कैन लीड टोकोमा, बट टोकोमा क्या होता है देख ही लें। अबे तो जगह की बात करने लगा, टोकोमा बाद में देखूंगा। हो रहे हैं तो घुमवा रहा है टोकोमा में, तो ये छोड़ो बाद में देखेंगे। रूम ऑर्डर करने को स्टिमुलेंट्स ज़्यादा लें तो क्या हो सकता है?
लेते हैं हम इसलिए ताकि हमें थकान का एहसास ना हो, लेकिन जब इसका असर कम होगा तो ऐसा लगेगा कि भाई हड्डियां टूट रही हैं, उठा नहीं जा रहा। इसका फिर इंसान आदी हो जाएगा। जब तक स्टिमुलेंट लेगा नहीं उसको खेलने का मन ही नहीं करेगा। हार्ट रेट बढ़ सकता है, घबराहट बढ़ सकती है, हार्ट रेट इरेगुलर हो सकता है, कभी कम कभी ज़्यादा, बीपी हाई हो सकता है, हार्ट फेल होने की संभावना बढ़ सकती है, सिर दर्द, पेट दर्द, है ना, और एंजाइटी, इंसोमिया माने नींद ना आना, डिप्रेशन यानी तनाव में जा सकता है। नारकोटिक्स का ज़्यादा प्रयोग करने से नौजिया, वो होता है ना, नाक भारी, सिर भारी, वोमिटिंग, ड्राउजीनेस मतलब नींद आना, भाई ये तो दर्द पेन किलर है ना, नींद आने लगता है, कॉन्स्टिपेशन, गैस बन जाएगा। और इसके कारण ये भी होगा कि आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि कितने से ज़्यादा लिमिट बढ़ाने पर मुझे चोट लग सकती है, क्योंकि दर्द का एहसास ही नहीं होगा आपको। नारकोटिक ज़्यादा लो और ज़रूरत से ज़्यादा वजन उठाओ, आपको पता ही दर्द का एहसास ही नहीं होगा, पता चला मांस फाड़ ले रहे हो अपना, हड्डी तोड़ लिया आपने, लिगामेंट तोड़ लिया। हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है ना, एडिक्शन हो सकता है, भ्रम, हेलुसिनेशन, हेलुसिनेशन ऐसा भ्रम, बैठे हैं लग रहा है कि नीचे से कोई मेरा पैर खींच रहा है, लग रहा है कोई मेरे पीछे बैठा है, कोई देख रहा है, ऐसा हेलुसिनेशन। कैनाबिनॉइड्स यानी वही भांग गांजा, इसके कारण भी हार्ट डिजीज की संभावना बढ़ सकती है, लंग कैंसर की संभावना बढ़ सकती है, याददाश्त खराब हो सकती है, कंसंट्रेशन खराब हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, हार्ट रेट बढ़ सकता है, कोऑर्डिनेशन खराब हो सकता है, आपका तालमेल, आपका दिमाग क्या सोचेगा और शरीर क्या करेगा पता नहीं, मूड में बदलाव हो सकता है, आपका सेंस खराब हो सकता है, सेंस ऑफ स्पेस एंड टाइम, कहाँ कितनी जगह है, कहाँ क्या काम करना चाहिए, किस समय क्या काम करना चाहिए, सब खराब हो जाएगा। ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड का ज्यादा प्रयोग करोगे तो क्या होगा, मसल मास खराब हो सकता है आपका, मतलब दुबले पतले कमजोर हो जाओगे। देखो यही तो बात है, लोग इसको लेते इसलिए हैं ताकि वजन बढ़ा सकें, बॉडी बिल्डिंग कर सकें, लेकिन इसका ज्यादा प्रयोग करने से मास खर्च हो जाता है, मतलब दुबले पतले हो जाते हैं। कैसे, ये थोड़ा डिटेल में अब यहाँ मत जानो आप। वीकनिंग ऑफ इंजर्ड एरिया, जो भी इंजर्ड एरिया है वो ज्यादा कमजोर हो जाएगा, हाथ में चोट लगी है, पैर में चोट लगी है, ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड के कारण वो और ज्यादा कमजोर हो जाएगा। और डिक्रीज रेट ऑफ ग्रोथ इन यंग पीपल, ग्रोथ कम हो जाती है जो जवान बच्चे होते हैं उसमें। बीटा ब्लॉकर्स का ज्यादा प्रयोग करोगे, हार्ट रेट बढ़ जाएगी, ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है, दौरा पड़ सकता है, यही सब है। ये तो मैं खैर आपको बता ही चुका हूँ। ब्लड डोपिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया। ऑटोलोगस मतलब खुद का खुद ब्लड इंजेक्ट करना, होमोलोगस मतलब इंसान हूं, इंसान का ही खून लूंगा, मतलब किसी दूसरे खिलाड़ी का खून लेना। और इंजेक्शन का मतलब ऐसे इंजेक्शन का प्रयोग करना जो आर्टिफिशियल ब्लड की तरह काम करें। भाई जैसे एरिथ्रोपोइटिन, आप जानते हो, EPO शॉर्टकट में, ये एक हार्मोन है, ये हार्मोन हमारे किडनी से निकलता है। जैसे ही ये किडनी से निकलता है ये जाके बोन मैरो को टारगेट करता है, किसको, बोन मैरो को, और बोन मैरो को कहता है कि भाई जल्दी जल्दी आरबीसी को बना, जरूरत है, और बोन मैरो आरबीसी की फॉर्मेशन तेज कर देता है। तो भाई किडनी से तो ये लिमिटेड मात्रा में ही निकलता है, लेकिन बाहर से अगर इंजेक्शन लोगे तो ये आरबीसी को टारगेट करेगा और ज्यादा से ज्यादा खून बनाएगा। भाई ईपीओ का इंजेक्शन देते हैं डॉक्टर, अगर किसी को अनीमिया हो गया है, किसी के शरीर में खून की कमी हो गई है, तो डॉक्टर ईपीओ का इंजेक्शन देते हैं उसको, ताकि उसका बोन मैरो ज्यादा खून बनाए। और सिंथेटिक ऑक्सीजन कैरियर्स भी देते हैं, जब कभी किसी के शरीर में चोट लग गई और इतना खून निकल गया है कि उसको जिंदा रहना मुश्किल हो रहा है, और डॉक्टर के पास इतना भी टाइम नहीं कि ब्लड का इंतजाम कर सके, ब्लड दे सके, तो डॉक्टर तब तक उसको सिंथेटिक ऑक्सीजन कैरियर्स लगाता है, जिसके कारण उसके शरीर में वो ऑक्सीजन कैरियर्स ऑक्सीजन ढोने का काम करते हैं, ताकि उसका हार्ट, किडनी, लीवर, लंग वगैरह काम करता रहे, जिंदा रहे वो। ठीक है, इसके सारे साइड इफेक्ट्स मैं आपको बता चुका हूँ। दौरा पड़ सकता है, एड्स वगैरह हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है, एलर्जी हो सकती है, हाई बीपी हो सकता है, सब बता ही दिया मैंने। ये सभी इसके साइड इफेक्ट्स हैं। देखो ये सारे ब्लड डोपिंग के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। चेहरा सूज सकता है, छाती में दर्द हो सकता है, किसी और की बीमारी आपको मिल सकती है, बहुत दिक्कत है।
जीन डोपिंग के साइड इफेक्ट, किसी और का जीन किसी और के शरीर में डाल रहे हैं, हार्ट फेल होने की संभावना, कैंसर होने की संभावना, ब्लड कैंसर होने की संभावना, और इम्यून सिस्टम खराब हो सकता है। क्योंकि इम्यून सिस्टम को तो लगेगा कि भाई बाहर का कुछ आ गया शरीर में, मारो इसे मारो, और उस चक्कर में हो सकता है शरीर के कई सारे अंग डैमेज हो जाएं। ठीक है, इसके बारे में भी मैंने बता दिया आपको, केमिकल फिजिकल मैनिपुलेशन। हाँ बोलो बोल। ये डोपिंग कैसे पकड़ी जाती है सर? जीन जीन वाली और ये blood जीन वाली? डोपिंग बहुत मुश्किल है पकड़ना, जीन डोपिंग बहुत मुश्किल है। ये अभी ज्यादा विकसित ही नहीं हुआ, ये अभी ज्यादा विकसित ही नहीं हुआ। क्लोनिंग थोड़ी ही इतनी बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं, पर कोशिश करते हैं लोग किसी और का जीन किसी और के शरीर में डालने में, पर उसमें क्या दिक्कत है, साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं। बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है जीन डोपिंग, अगर आप नेट पे सर्च भी करोगे बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है जीन डोपिंग। अच्छा, फिर देखो सर ये सारे साइड बोलो। सर ये सारे साइड इफेक्ट एक बार लेने से होते हैं या कई बार लेने से होते हैं? एक बार लेने से नहीं, देखो जैसे आदि हो जाए तभी होता है। देखो जीन डोपिंग और ब्लड डोपिंग वगैरह तो एक बार लेने से भी हो सकता है। आपने किसी और का खून चढ़वा लिया, उसका खून, उसकी बीमारी वाला खून आपको मिल गया, या आपने अपना ही खून चढ़ाया और खून जमा हुआ है, आपका हार्ट अटैक हो सकता है। तो ये तो एक बार लेने से ही हो सकते हैं, ब्लड डोपिंग जीन डोपिंग। लेकिन उसके ऊपर जो भी आपने पढ़ा, एनाबॉलिक स्टेरॉइड हो गया, स्टिमुलेंट हो गया, एम्फिटामाइन हो गया, ये सभी एक बार लेने से नहीं होते, बार 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 लेने से, बहुत ज्यादा लेने से होता है। समझे भाई, आदी हो जाता है इंसान को, लगता है कि नहीं ये चाहिए मुझे, इसके बगैर नहीं हो सकता, और वो डोज बढ़ाने लगता है। हमारा नॉर्मली हमारा शरीर 50 से 100 mg के तौर पर टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करता है, लेकिन जो खिलाड़ी होते हैं ये 400-400 mg पर वीक तक लेने लगते हैं, मरेंगे ही। अब देखो साइको एक्टिव सब्सटेंस, वो सब्सटेंस जो दिमाग को खुश कर देते हैं, मूड बढ़िया कर देते हैं, परसेप्शन, ये जिंदगी बढ़िया है, चांद तारे दिखाने लगते हैं। उन सब्सटेंस में क्या आता है, कैफीन, बहुत ज्यादा कॉफी पी लो। देखो कैफीन को परमिशन दे रखी है वाडा ने, अगर आप 12 mg पर ml से कम रखते हैं, परमिशन है, उससे ऊपर पहुंचा देते हैं तो आपको प्रतिबंधित किया जाएगा। मतलब 4 कप कॉफी तक आपको परमिसेबल है, दारू परमिसेबल नहीं है। कोकेन, LSD, वो संजय दत्त वाली मूवी जो है, निकोटीन, कैनाबिनॉइड्स, ये सभी साइको एक्टिव हैं, खुशी का एहसास देते हैं, दूसरी दुनिया में भेज देते हैं, सब प्रतिबंधित है। पर मुझे तो ऐसा एहसास नहीं, पर मैंने वीडियोस वगैरह में देखा है, वो मूवी भी देखी थी संजू मैंने, वो लेने के बाद तीसरी दुनिया में रहने लगता है वो। Yes, sir. तो ये सभी, मैंने देखी। हाँ ये सभी प्रतिबंधित हैं। और कुछ कुछ हेल्थ प्रैक्टिशनर भी इन दवाइयों का प्रयोग करते हैं, जैसे एनेस्थेटिक्स, एनाल्जेसिक्स, दर्द मारने वाला, एनेस्थेटिक्स बेहोश करने वाला या सुन्न करने वाला, एंटी कन्वल्जेंट, मतलब कन्वल्जन होता है ना, चक्कर वक्कर आ रहे हैं, उन सबको प्रतिबंधित करने वाला, मतलब उसको ठीक करने वाली दवाई, एंटी डिप्रेसेंट, मतलब डिप्रेशन दूर करने वाली, या फिर नींद की गोली, ऐसी दवाइयों का भी प्रयोग करते हैं साइको एक्टिव करने के लिए अपने आप को। समझे? अगर आप बिना जरूरत इसका प्रयोग करते हैं तो गलत है, आप पर प्रतिबंध लगेगा। लेकिन कोई व्यक्ति पहले से ही डिप्रेशन में है, पहले से ही एंजाइटी में है, तनाव में है, तब इस चीज का प्रयोग थोड़ी मात्रा में किया जा सकता है डॉक्टर द्वारा, ताकि उसको खुशी का एहसास हो और वो अपने डिप्रेशन से बाहर आ सके। तो हम डिटॉक्सिफिकेशन और रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम में इसका प्रयोग कर सकते हैं, पर हम खुद नहीं करेंगे, वो डॉक्टर करेगा। ठीक है ना? यस सर। वाडा जो है, वर्ल्ड डोपिंग एजेंसी, वो भी परमिशन देती है। अगर आप ऐसी कोई चीज ले रहे हो, दवाई कोई ले रहे हो, तो आपको क्या करना होगा, पहले अपने नाडा जिस देश में हो उस देश की एजेंसी से आपको
परमिशन लेनी होगी, डॉक्टर की परमिशन लेनी होगी, लिखवाना होगा कि इस दवाई से आपके परफॉर्मेंस पर असर नहीं पड़ेगा और इस दवाई का कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है, इसके बगैर आप खड़े नहीं हो सकते या चल नहीं सकते, या इसके बगैर आपकी हालत खराब हो जाएगी, ये लिखवा के लाओगे। दोनों चीजें, इसके बगैर हालत खराब हो जाएगी, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है और इससे परफॉर्मेंस पर असर नहीं पड़ेगा, तब वाडा परमिशन दे सकती है। ठीक है, तो किन किन चीजों को ये सारी चीजें जो हैं अगर आप बहुत यूज करते हैं तो आप कहलाते हैं ड्रग एब्यूजर, मतलब बड़ी मात्रा में ड्रग का यूज करने वाला, और इससे आपको हेल्थ इश्यू हो सकता है, आप अपनी जिम्मेदारियों को भूल सकते हो, रिस्की यूज कर सकते हो, जानलेवा हो सकता है, आप डिसेबल हो सकते हो, लकवा मार सकता है, बहुत सारी बातें हैं। इम्पेयर्ड कंट्रोल मतलब आपका जो सेंस ऑर्गन्स आपके खराब हो सकते हैं और आपका कंट्रोल भी खराब हो सकता है। भाई सेंस ऑर्गन खराब होंगे तभी तो कंट्रोल खराब होगा। और सोशल इशू हो सकता है, भाई गाली गलौज कर रहे हो आप दारू के नशे में या मतलब बुरे लोगों के साथ रह रहे हो तो दूसरे लोग देखेंगे तो कहेंगे ना कि भाई ये तो बेकार है। तो ड्रग एब्यूज के क्या सिम्टम्स हैं? कंफ्यूजन बढ़ जाना, मूड में बदलाव आना, कभी खुश है कभी खुशी कभी गम, कमजोरी और थकान, शरीर में ब्लड की कमी हो जाना, नर्व डैमेज होना, डिप्रेशन में चले जाना, याददाश्त में खराबी, स्लीपिंग डिसऑर्डर, नींद ना आना या बहुत नींद आना, ब्लड रिजल्ट एबनॉर्मल हो जाना, या तो खून कम होना या खून ज्यादा होना या खून में तरह तरह की परेशानी होना, डिजीनेस यानी कि चक्कर आना, डीमेंटिया यानी कि पागलपन। फिर क्या है? डीलिंग विद अल्कोहल एंड सब्सटेंस अब्यूज। अगर कोई अल्कोहल अब्यूज करता है या सब्सटेंस अब्यूज करता है तो कैसे डील किया जा सकता है? भाई ज्यादा अल्कोहल लेने वालों के साथ लीवर डैमेज होने की संभावना बनती है, क्योंकि लीवर तो सारा काम तो लीवर ही कर रहा है। तो भाई कैसे डील करेंगे? पहला स्टेप है डिटॉक्सिफिकेशन। पहले उसका डिटॉक्सिफिकेशन किया जाएगा, पहले उसको उस सब्सटेंस से छुड़वाया जाएगा। मतलब दारू बहुत पीता है तो दारू छुड़वाई जाएगी और ऐसी दवाई का प्रयोग किया जाएगा ताकि जो अल्कोहल की वजह से नुकसान हुआ है, जो जहर उसके शरीर में मौजूद है, उसको काटा जाए। फिर रिहैबिलिटेशन, मतलब उसके व्यवहार में बदलाव लाने के लिए उसका माइंड वॉश किया जाएगा, ब्रेन वॉश किया जाएगा, उसको अच्छी सोसाइटी दी जाएगी, ऐसे लोगों के बीच रहने को कहा जाएगा कि भाई तुम बढ़िया महसूस करो, तुम अच्छी अच्छी चीज़ें खाओ, अच्छी अच्छी चीज़ें देखो, है ना, स्ट्रेस से दूर रहो, समझे? ऐसे तरीकों से मैं आपको बताऊं, कभी हॉलीवुड मूवी के जो शौकीन होगा उसे पता होगा, हॉलीवुड मूवी में आप देखना जो जेल में कैदी होते हैं ना, उनको 5-7-10 लोग आपस में बैठाए जाते हैं और सब रोज का कहते हैं कि भाई तू अपनी कोई बात बता, तू अपनी कोई बात बता, हल्का कर अपनी मन की बात को, हल्का कर, शेयर कर अपनी बात को, शेयर कर। ये रिहैबिलिटेशन होता है एक तरीके का, देखा है आपने? हाँ, हॉलीवुड मूवीज में तो मैंने खूब देखा है, बॉलीवुड में तो नहीं देखा मैंने। बॉलीवुड में तो बस यही देखा है कि जेल में गैंग होता है और गैंग एक दूसरे को मार रहे होते हैं। तो कैसी हाँ, मर रहे होते हैं। कैसी कैसी थेरेपी होती है? कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। कॉग्निटिव मतलब संज्ञानात्मक, मतलब उसके बिहेवियर को सुधारने की थेरेपी देते हैं। मोटिवेशनल एनहेंसमेंट थ्योरी, अगर उसका मोटिवेशन खराब हो गया है, वो सोचता है कि नहीं मैं बर्बाद हो गया, कुछ नहीं कर सकता, तो मोटिवेशन एनहेंस करने की थेरेपी देते हैं। और फैमिली काउंसलिंग करते हैं, पूरी फैमिली को एक साथ काउंसलिंग की जाती है उसकी, ताकि फैमिली भी उसका सपोर्ट करे, उसके व्यवहार में बदलाव करने में मदद करे। सपोर्टिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, उसके फ्रेंड्स, उसके रिलेटिव्स, उसके टीचर, उसके फैमिली मेंबर्स उसको सपोर्ट करते हैं ताकि वो अल्कोहल छोड़ सके। मेडिकेशन यानी कि दवाई का प्रयोग किया जाता है ताकि उसकी अल्कोहल की इच्छा मरे, अल्कोहल की इच्छा कम हो, ताकि वो और ज़्यादा अल्कोहल या दूसरा कोई ड्रग ना ले। और आफ्टर केयर, मतलब एक बार डिटॉक्सिफिकेशन हो गया, रिहैबिलिटेशन हो गया, तो फिर उसको इमोशनल सपोर्ट देना चाहिए। इमोशनल सपोर्ट देखते हैं ना, लड़की भाग गई, दारू पीना शुरू कर दिया,
भाई इमोशनल सपोर्ट दो घर में, इमोशनल सपोर्ट दो ताकि वो दोबारा से दारू की तरफ ना भागे, समझ रहे हो ना, वरना जिसे आदत होती है वो तो दोबारा पकड़ लेगा, एक बार ठीक हो गया तो भी दोबारा पकड़ सकता है। योगा और मेडिटेशन करवाओ ताकि वो, बोलो। हाँ भाई, पर दूसरा भी ड्रग्स ले सकता है, पर वही तो है आफ्टर केयर का काम। देखो 12 बजे आ रहा है, कौन कौन है ये मक्कार। आफ्टर केयर का काम यही तो है, इमोशनल सपोर्ट दो ताकि दोबारा किसी नशे में ना जाए, और फिर योगा और मेडिटेशन वगैरह करे ताकि मन उसका, चित्त उसका नियंत्रण में रहे। तो पढ़ लिया आपने पूरी तरह से, और डोपिंग भी खत्म हो गया। अगर आपको डोपिंग को यहाँ से समझ में आया और बढ़िया है, अगर और विस्तार से जानना है तो डोपिंग की वीडियो जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, लिंक भेज ही दिया मैंने, दोबारा कहोगे तो भेज दूंगा मैं। और अच्छे से, हाँ भेज दूंगा मैं, अच्छे से रिवाइज करो